गुजरे ज़माने की बात रही कि किसी को ना गलती करते हुए भी सज़ा मिल जाती थी और कोई गुनाह करके भी बेगुनाह साबित हो जाता था। नया दौर है, नया भारत है और नए भारत में नए अध्याय लिखे जा रहे हैं, नए कानून ला दिए गए। भारतीय न्याय संहिता। आज इस महत्वपूर्ण टॉपिक पे बातचीत करने के लिए मैं एक विशेषज्ञ को अपने स्टूडियो में लेकर आया हूँ, एक खास मेहमान को। होशियारपुर ही नहीं बल्कि पूरे पंजाब के लिए और आज तो मैं कहूँ कि पूरे भारत के लिए एक परिचित और प्रमुख चेहरे हैं। एसडी स्कूल होशियारपुर जो लड़कियों के लिए है, उनके चेयरमैन हैं, सूद सभा होशियारपुर के प्रधान हैं। स्वागत कीजिए आप भी एडवोकेट अरविंद सूद जी का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बहुत बड़ी पहचान इनकी ये है कि ये फॉरेंसिक वैज्ञानिक है। बीएनएस में यानी भारतीय न्याय संहिता में ये प्रावधान रखा गया कि किसी भी व्यक्ति को यदि 7 वर्ष से अधिक की सजा अदालत सुना रही है तो फॉरेंसिक की व्यू जो है या उनकी राय जो है या उनकी जांच जो है वो कंपलसरी की जाए। पीछे बहुत चर्चा रही कि फॉरेंसिक वैज्ञानिक कैसे बना जाए, इस क्षेत्र में कैसे अपनी कैरियर बनाई जाए, कैसे ऊंचे आसमान को छुआ जाए। वो शायरी आपको याद होगी, बहुत मशहूर शायर ने लिखा था कि गुजरा जब बाग से देखा खूबसूरत आसियाना, पूछा चिड़िया को कैसे बना ये आसियाना, तो चिड़िया ने कहा भरनी पड़ी मुझे उड़ान हर बार, तिनका तिनका पड़ा उठाना, तब जाकर बना ये खूबसूरत आसियाना। फॉरेंसिक वैज्ञानिक ठीक उसी तरह एक चिड़िया की तरह एक सुंदर आसियाने का निर्माण करते हैं, यानी कि स्पष्ट और सटीक न्याय का प्रावधान रखते हैं। जज साहब के पास क्या कुछ है, कैसे आपके अंगूठे के निशान से, कैसे आपके छोटे से बाल से हर एक गुनहगार तक पहुंचा जाता है, कैसे आपके पैर के निशान से कानून आप तक पहुंचेगा, कैसे हर एक गुनहगार को, सच्चे गुनहगार को सजा मिलेगा और बेगुनाह को इंसाफ मिलेगा। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद बजरंग जी। मैं आज आपने फोरेंसिक साइंस के बारे में बात करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है, तो मैं जो फोरेंसिक साइंस के बारे में बात करूँगा वो पहले तो यहाँ से शुरू करूँगा कि कैसे फोरेंसिक आज से करीब 45 वर्ष पहले कैसे मैं फोरेंसिक साइंस के साथ जुड़ा और किस तरीके से मैं इसमें जो एजुकेशन है हासिल करके आगे बढ़ा। आसमान को छुआ आपने, ये बताना है आपने। ऐसा नहीं है। देखिए, सारे इतने वर्षों का एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस है कि मैं मेडिकल के लिए ही था जी। मैं डॉक्टर बनने के लिए बिल्कुल तैयारी थी और बीएससी के बाद प्रेफरेंस मिलती थी तब। तो बीएससी में काफ़ी अच्छे मार्क्स के बावजूद भी हमारे रूल चेंज कर दिए गए प्रेफरेंस प्री मेडिकल को करके, तो यहाँ हम फैक्ट हो गए। तो उसके लिए हमें हाई कोर्ट जाना पड़ा, दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। तो क्योंकि रूल जो है प्रॉस्पेक्टस में नहीं छपा था, तो हमारे 100% फेवर में ही फैसला जा रहा था कि नेक्स्ट ईयर से हो सकता चेंज और नहीं। तो बस उसका क्या है, हम सुबह को फैसला होना है और रात को एमरजेंसी 75 की बात कर रहा हूँ, एमरजेंसी लगी। एमरजेंसी में क्या होता है, जो रिट्स है इन्फ्रक्चुअस हो जाती, फंडामेंटल राइट आदमी के ख़त्म हो जाते हैं। तो वहाँ से हमारे कैरियर में मोड़ आया, तो उसको छोड़ के नई लाइन चुननी थी। तो फोरेंसिक साइंस के बारे में पता चला, एक मित्र ने बताया, जो कि नॉर्थ इंडिया में सबसे पहले पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला को श्रेय जाता है कि 1974 में 74 में उन्होंने ये एमएससी का कोर्स जो है 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन इंट्रोड्यूस किया। तो 75 की बात है, जब मैंने एडमिशन लेनी थी तो आई मेट वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वो उन्होंने ज्वाइन किया हुआ था, फर्स्ट ईयर अभी किया था।
तो एडमिशन वहाँ पे बात की, तो अभी वेटिंग लिस्ट में चल रही, तो उसमें मेरा बाई चांस नाम आ गया, तो मैंने ज्वाइन कर लिया। तो धीरे धीरे इच्छा प्रकट हो गई करने की, तो मैं पहले सेमेस्टर में थोड़ा अच्छे मार्क्स आए, टॉप कर गया, तो इंटरेस्ट पैदा हो गया। पढ़ते पढ़ते उसके दौरान ये इंटरेस्ट हुआ कि ये तो कानून के साथ सीधा कनेक्टेड है, तो हमें कुछ कानून के जो रेलिवेंट सेक्शन थे वो भी साथ में पढ़ाए गए वहाँ पे। तो इस तरह पैदा हो गया इंटरेस्ट कि कानून की शिक्षा भी जो है साथ में ली जाए। तो जब मैंने एमएससी कंप्लीट की तो मैं 21 वर्ष का भी पूरा नहीं हुआ था अभी, तो बहुत यंग था। तो नौकरी हमें उन्होंने ये यहाँ तक कह दिया कि एक सिंपल एप्लीकेशन पे साइन कीजिए, सरकार जो है फोरेंसिक लेबॉर्ट्री बनाने जा रही है, तो आप फिलौर में जाइए, वहाँ पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पे टेम्प्रेरी रखा है, आप जाइए, सर्टिफिकेट साथ में लगाइए और ज्वाइन कर लीजिए जी। तो मैंने सोचा अभी सीधे ऑफर, यंग सीधी क्या ऑफर, बात है, 21 वर्ष की आयु भी नहीं पूरी हुई। हाँ जी। तो मैंने कहा नहीं, मैं लॉ करूँगा, अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव करूँगा ताकि इसके साथ कनेक्टेड है, तब इसके बारे में सोचूंगा कि वकालत का भी मन में ख्याल आ गया उसके दौरान। तो मैंने ज्वाइन कर लिया। तो करके लॉ पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने ऐसे 1975 से 77 एमएससी की फोरेंसिक साइंस की पटियाला से, पंजाब यूनिवर्सिटी से। उसके बाद 77 में 97 में मैंने लॉ ज्वाइन करके 1980 में मैंने लॉ पास आउट किया। तो आके यहाँ प्रैक्टिस शुरू कर ली। तो आई ज्वाइंट वन ऑफ द सीनियर मोस्ट लॉयर है, मिस्टर BS सोरी होते थे, बड़े लीडिंग लॉयर क्रिमिनल के, उनको ज्वाइन कर लिया। बिकॉज मेरी फोरेंसिक सी तो मैं आई प्रेफर्ड क्रिमिनल केसेस, सो दैट इट डायरेक्टली रिलेट्स टू क्रिमिनल केसेस। अदरवाइज सिविल में भी इसका यूज़ है। वो धीरे धीरे बाद में पता चला कि हैंड राइटिंग, फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन जो इसमें सब्जेक्ट है वो ज़्यादा सिविल में ही काम आएगा। यानी कोई किसी की प्रॉपर्टी अपने नाम करवाता है, नकली साइन करता है, हाँ जी, तो आप सिविल में भी इस चीज के बारे में, सिविल में कोई डॉक्यूमेंट है, कोई रसीद है, कोई वसीयत है, कोई एग्रीमेंट है, किसी किस्म के भी डॉक्यूमेंट है 420, हाँ, उसमें लोग हेरा फेरी करते हैं, जाली वसीयत बना ली, जाली को एग्रीमेंट बना लिया, तो इसमें सब में वो एप्लीकेशन है। तो करके जब किया तो उसके बाद मैंने देखा कि अब सबको जब पता चला कि आई एम क्वालिफाइड इन दिस लाइन, तो एज ए लॉयर मेरे को सब अप्रोच करते थे डॉक्यूमेंट देखने के लिए और फिंगरप्रिंट्स देखने के लिए। फिर मेरी कोई एक्सपर्ट आ जाते थे दूसरी तरफ से, उनको क्रॉस एग्जामिनेशन करना। तो धीरे धीरे मैंने कहा कि ये मेरा वकालत से ज़्यादा मेरी नेसेसिटी जो है वो इस फील्ड में ज़्यादा है, क्योंकि लोगों को बड़ी दूर से बुलाने पड़ते हैं और उन दिनों में क्वालिफाइड लोग नहीं होते थे। तो मैं इस फील्ड में सबसे पहले आदमी हूँ जिसने कि ए क्वालिफिकेशन नॉर्दर्न इंडिया में, आई एम द फर्स्ट पर्सन विद दिस क्वालिफिकेशन एमएससी फोरेंसिक साइंस एंड लॉ ग्रेजुएट, जिसने वकालत में प्रवेश किया विद नॉलेज ऑफ फोरेंसिक साइंस, बहुमुखी प्रतिभा के साथ, यानी लॉ भी और फोरेंसिक भी। क्या बात है। तो जब मैं यहाँ आया तो मुझे वकीलों को भी ये बताना पड़ा फोरेंसिक साइंस जो है ये क्या है और इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है और इसका फायदा क्या है। बहुत सुंदर। तो तब इतने अनजान थे सब लोग, और धीरे धीरे आप देखते हो, आप तो पोजीशन ये है कि बच्चे को फोरेंसिक का नाम पता चल गया है, केसेस होते हैं, अखबारों में रिपोर्ट होता है, गवर्नमेंट के लेवल पे बड़ा आता है, तो एवरीबडी नोज। तो तब दिक्कत होती थी बताने के लिए भी ये क्या चीज़ है। धीरे धीरे डेवलप हुआ तो मैं फिर एक्सक्लूसिवली ये फोरेंसिक साइड पे प्रैक्टिस करने लग पड़ा। तो मैंने उसके बाद आज तक यही काम कर रहा हूँ और मैंने काफ़ी केसेस जो डिटेक्ट किए हैं इसमें, इस दौरान मैंने कोई केसेस काफ़ी किए होंगे, हज़ारों में किए हैं। और शुरू से एक प्रिंसिपल था कि कागज़ पहले एग्जामिन करके जो ठीक है वो केस जिसको ज़रूरत है उसकी सेवाओं की, और वो क्लियर हो रहा है कि इसके साथ ज्यादती हुई है, तो मैं उसमें ओपिनियन ज़रूर देता चला गया। और अगर कोई गलत है, डॉक्यूमेंट बना के भी लोग आ जाते हैं कि इसको देखो, ऐसा कर दो, ऐसा काम कभी नहीं किया और उनको मौके पे बोल दिया भाई ये काम होने वाला नहीं है, ये गलत है, ऐसा नहीं है। तो इस तरीके से मैंने अपनी प्रैक्टिस की है। और जब प्रैक्टिस की तो धीरे धीरे रोज़ नेसेसिटी होती, मैंने अपने सामने ये जालसाजी का और मुकरने वाला लोगों का काम को बढ़ते देखा। जैसे जैसे प्रॉपर्टियों की कीमत बढ़ती गई, लोगों की नेचर बदलती चले गई, फास्ट मनी मेकिंग के चक्कर में लोग बढ़ते चले गए। तो मैं 80 का आई एम इन दिस फील्ड, तो वहाँ से मैं देखता चला गया कि कैसे फोर्जरी इंक्रीज़ कर रही है। तो एक वक्त आया था, मैं भी कई जगह सजेस्ट करता था, कई जगह
मेरे लेक्चर भी होते थे, या अभी भी मैं विजिटिंग लेक्चरर हूँ। मैं अपने एक्सपीरियंसेस, जो अपने एक्सपीरियंस है मेरे को फोर्जरीज डिटेक्ट करने का, या कैसी कैसी तरह की फोर्जरी हो रही हैं, डिनाइल हो रहे हैं फील्ड में, वो मैं शेयर करता हूँ पुलिस ऑफिसर्स के साथ और न्यूली अपॉइंटेड जुडिशियल ऑफिसर्स के साथ इन एट पुलिस ट्रेनिंग सेंटर फिलौर। तो उसमें मैं बताता चला गया इस तरीके से हो रहे हैं, तो उससे क्या कि नॉलेज बढ़ती है। हम तो एक्सपीरियंस गेन कर ही रहे थे, लोगों के लिए भी वो आगे फ़ायदा होता चल गया। तो धीरे धीरे वो उसमें ये चीज़ देखी गई कि लोग जो करते हैं उसको कैसे कंट्रोल किया जाए जी। तो सरकार के लेवल तक कुछ चीज़ें पहुंची, तो उन्होंने कोई 90 के बाद पहले जो रजिस्ट्री भी होती थी उस डिपार्टमेंट में, पहले सिर्फ दस्तखत होते थे जो बेचने वाले को खरीदने वाले के। अब वहाँ पे मैंडेटरी है, ये ज़रूरी है कि थंब इम्प्रेशन भी साथ लगेगा। जो रजिस्ट्री है जहाँ पे सिर्फ साइन करवाए जाते हाँ। थे, वहाँ भी मैंडेटरी कर दिया गया कि थंब यानी अंगूठे का निशान, हाँ जी, इम्प्रेशन जो है वो बिल्कुल साथ लगाया जाएगा। हाँ। इसके पीछे क्या राज है सर? इसके कारण ये था कि अभी तक जो लॉ ये कहता है, जो सुप्रीम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, उनकी ये धारणा है कि जो साइंस ऑफ फिंगरप्रिंट्स आइडेंटिफिकेशन है वो मुकम्मल है, और जो हैंडराइटिंग साइंस है वो ठीक तो है, पर उसमें कुछ वेरिएशन का चांस आ जाता है। कोई जानबूझ के बदल दे दस्तखत, या वेरिएशन जो है, हाथ जो है प्रिंटिंग मशीन नहीं है, जब आप लिखते हो उसमें कोई ना कोई स्ट्रोक की लेंथ में, ब्रेड्थ में, किसी चीज़ में, लूप्स में, किसी फॉर्मेशन में हल्की सी वेरिएशन आती है, उसको हम कुदरती फ़र्क कहते हैं जी। बट बतौर एक्सपर्ट आई वुड से दैट साइंस इज आल्सो डेफिनेट। क्यों? क्योंकि ये जो हम समझते हैं ना कि जैसे मर्जी हम तोड़ मरोड़ दें, हाँ। अपनी जो सिग्नेचर है, जो राइटिंग जो है, वो ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है उसका जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो पास होता है हमारे को ऑटोमेटिकली, और जब हम लिखते हैं तो उस इंस्ट्रक्शन से हम लिखते हैं। वो एक पर्टिकुलर फॉर्म में एक आदमी लिखता है, हर एक आदमी का ब्रेन अपना है, उसको इंस्ट्रक्शन अपने ब्रेन के मुताबिक मिलती हैं जी। दैट इज़ हाउ जो फीचर उसमें आते हैं वो एक आदमी को दूसरे आदमी से अलग बनाता है लिखाई को। तो उससे पता चलता है ये लिखाई बजरंग जी की है या ये लिखाई मेरी है, ठीक है। तो उसके आधार पे है, इसलिए उसमें भी कोई ये जगह नहीं है कहने की, क्योंकि कोई आपकी बाहर से ड्राइंग टाइप तो कॉपी कर लेगा, पर इनर मैनरिज्म जो लिखने का तरीका अंदर से है, जो आपके रिफ्लेक्स एक्शन ने आपसे लिखवाया है, वो आप नहीं कर पाओगे। आप डिस्गाइज करने की कोशिश करते हो, ज़बरदस्ती कोई चेंजेस इंट्रोड्यूस करके, उसमें आप करते करते आपका रिफ्लेक्स एक्शन बीच में आपकी जो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें छोड़ जाएगा। हम जो बदले हुए हस्ताक्षर भी हैं उनमें से डिटेक्ट कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं कि ये आदमी बदलने की कोशिश कर रहा है या ये फोर्जरी करके या किसी और चीज़ करके ये चेंजेस आ रहे हैं। और फोर्जरी में क्या है, फोर्जरी कई तरह की, कॉपीड फोर्जरी है, ट्रेसिंग है, इम्पर्सोनेशन है। मैं गया, मैंने जाके कहा मैं बजरंग हूँ जी, दस्तखत बजरंग जी के होने हैं, तो मैं जाके बजरंग अपने स्टाइल में लिखा है, दैट इज इम्पर्सोनेशन। वो बिल्कुल भी स्टाइल मिलेगा नहीं उसके साथ, पर एक हाजिरी लिखवानी, क्योंकि विटनेस होते हैं, ऑफिसर होता है, तो समबॉडी शुड से कि ये वही बंदा है, चाहे झूठ कहे, तो इम्पर्सोनेशन है। जो सिग्नेचर को सामने रख के कॉपी किया जाता है उसको कॉपीड फोर्जरी हो जाती है। जो किसी से ट्रेस करते हैं, जैसे आगे लोग क्रूड फोर्जरी करते थे कि जो दस्तखत फोर्ज करना उसके ऊपर कागज रख लिया, उसके ऊपर उसे जो सिग्नेचर की लाइनों के ऊपर लाइनें फेर के एक इंडेंटेशन मार्क जो है वो नीचे बना लिया एक कागज जहाँ करना है, फिर उसको जो मार्क बन जाता है हल्का सा, आपने देखा होगा बॉल पॉइंट पेन जब लिखो तो उसके बैक पे या उस पर जो कोई कागज नीचे ऑलरेडी पड़ा उसके ऊपर एक वाइट सा निशान बढ़ जाता है, उसके लॉन्ग विथ दैट उसमें भर देते हैं लोग, तो वो भी डिटेक्ट हो जाता है। पर क्रूड फोर्जरी अब वो लोग नहीं कर रहे, अब ज़्यादा कर रहे हैं डायरेक्ट ट्रेसिंग। ये इनडायरेक्ट ट्रेसिंग है। डायरेक्ट को क्या करते हैं कि शीशा रखा, उसके ऊपर कागज रखा, नीचे से लाइट जलाई हाई वोल्टेज की, और उसका इमेज बन जाता है। जिस कागज़ पे करना उसके ऊपर रखोगे आपको उसका इमेज उस कागज़ पे नज़र आएगा, और इमेज के लॉन्ग विथ जो है पेन चला दिया तो कॉपी हो गया। पर उसमें क्या होगा कि सुपर इम्पोजिशन हो जाएगी, कभी कहीं वो दस्तखत मिल जाए जहाँ से फोर्ज किया उसकी सुपर इम्पोजिशन होती है। जैसे स्कैनिंग में लोग करते हैं, कहीं से सिग्नेचर उठाया और दूसरी जगह फिट कर दिया, तो सुपर इम्पोज जो है वो सिग्नेचर जो ऐसे स्कैनिंग से किया होगा या डायरेक्ट ट्रेसिंग के किया होगा
वो जहाँ से भी किया उसके ऊपर एक एक पोर्शन स्ट्रोक का सुपर इम्पोज कर जाएगा। और साइंस तो ये है कि जो भी करेगा उसकी वेरिएशन आएगी। अगर सुपर इम्पोज करता है तो दैट मीन्स कि वो इस तरीके से बनाया गया। तो कई चीज़ें हैं, एक छोटी सी चीज़ मैंने बताई है, मेथड हैं उसको डिटेक्ट करने के, क्योंकि ये छोटी सी वार्तालाप में हम लोगों को बहुत चीज़ तो नहीं बता सकते, वो तो चीज़ है, पर इतना बता सकते हैं किसी को प्रॉब्लम आ जाए तो ऐसा नहीं है कि ये इसके बारे में बताया जा सकता, और ये अदालत में प्रूव होता है, बाकायदा एविडेंस होती है एक्सपर्ट्स की, और अदालतें उस पर मान के देख के जो ठीक है अपना जो फैसला है उसके ऊपर करते हैं, और किसी को भी इस तरीके की तकलीफ होती है उसके ऊपर फैसले रोज आते हैं। बताएंगे भी नहीं तरीका हाँ। कि कैसे हम पकड़ते हैं, क्योंकि भगत सिंह जी ने जब भरे अदालत में पूछ लिया था कि बम बनाने के लिए क्या क्या प्रयोग किया जाता है, तो वो भी काफी टेलीकास्ट हो गया था रेडियो पर। हाँ। तो ये घटना भी हमें याद है। सर एक चीज ये बताइए कि जैसे जो जिंदा आदमी होता है, मान लीजिए आपका ये विभाग है, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट है, विज्ञान है, एक साइंस है, तो जिंदा व्यक्ति के अंगूठों के निशान या जो ये उनके निशान लिए जाते हैं हाथों के, वो आते हैं, और जो डेथ जिनकी हो चुकी होती है उनके शरीरों के निशान नहीं आते, ऐसा मैंने सुना है, क्या ये सच है? हाँ जी, ऐसा है कि जब डेथ होती है तो बॉडी गर्म होती है, धीरे धीरे जो बॉडी ठंडी होना शुरू हो जाती है, तो उससे क्या होता है बॉडी में जो चेंजेस आते हैं, ये जो हम देख रहे हैं ना अंगूठे, हमारे को लाइनें सी नजर आती हैं, ये इनफैक्ट लाइनें नहीं को बनी हुई। अच्छा, ये एक छोटे छोटे महीन पोर हैं जो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के नीचे ही नजर आते हैं। ठीक है जी। तो ये जब लिविंग है आदमी, तो इन पोर्स में से एक विस्कस फ्लूइड स्टिकी टाइप होता है, वो ऊज आउट होता रहता है जी। तो अगर वो जब हम किसी कॉन्टेक्ट पे थंब आता है तो वहाँ पे वो फ्लूइड जो है उसी शेप में आ जाता है, तो वहाँ से ये थंब इम्प्रेशन जो है वो पिकअप हो जाता है, सीन ऑफ क्राइम पे रह जाते हैं लोगों के अंगूठे ना, नज़र भी नहीं आते। जैसे किसी ने माइक पकड़ा तो उसका निशान यहाँ आ जाएगा। इसको डेवलप करना होता है, लाइकोपोडियम पाउडर होता है, स्प्रिंकल करके, जैसे अगर डार्क सरफेस पे है तो लाइट पाउडर, अगर लाइट सरफेस है तो डार्क पाउडर डाल के उसको फिर उगाड़ के फिर उसको लिफ्ट कर लिया जाता है, वहाँ से उठा लिया जाता है। हाँ, उठा लिया जाता है। फिर जो सस्पेक्टेड बंदे हैं उनके थंब इम्प्रेशन लेके उसके साथ मिलान करके तो बताया जाता है कि ये लोग वहाँ पे मौजूद थे और इनका कोई ना कोई रोल इसमें है सीन ऑफ क्राइम पे। तो सीन ऑफ क्राइम क्या है, बड़ा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो है जी, क्योंकि सीन ऑफ जहाँ क्राइम होगा इमीडिएटली वो मौका सील कर देना चाहिए, जो जनरली यहाँ पे नहीं होता, अमूमन ही नहीं होता। क्योंकि मोबाइल फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्रीज अब बनाई हैं, कुछ साल पहले भी बनी थी, बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हुई थी क्योंकि उनका इस्तेमाल ही नहीं किया गया। अब द्वारा सरकार ने जब मैंडेटरी किया है ये कि फोरेंसिक की जो 7 साल तक की जो सजा जिन केसों में है उनमें इन्वेस्टिगेशन है, इट शुड बी कपल्ड विद फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस, तो जो भी रिक्वायर्ड है वो करनी चाहिए। तो उसमें क्या फोरेंसिक लेबॉर्ट्रीज है मौके पे जाएंगी, पुलिस जो क्राइम सीन को सील करेगी, और जो फोरेंसिक साइंटिस्ट है मौके से जो भी महीन सबूत जो भी उनको लगे, कुछ डाउटफुल चीज़ मिले, बाल ही एक छोटा सा, बॉडी फ्लूइड ही थोड़ा सा को मिल जाए, हर चीज़ की इंपॉर्टेंस है। एक बाल से ही आदमी कनेक्ट हो जाता है कि ये बाल, इसका ब्लड ग्रुप बाल से पता चल जाता है। अगर मान लिया सस्पेक्टेड बंदे 5 हैं जी, 5 के ब्लड ग्रुप जो हैं तो क्या होगा अगर ब्लड ग्रुप उसमें से निकला ए पॉजिटिव, तो जो ए पॉजिटिव उसमें अगर कोई नहीं है दैट मीन्स मौके पे इनमें से कोई बंदा नहीं था। अगर ए पॉजिटिव का एक बंदा भी है तो बाकी रूल आउट हो गए, तो उसके साथ कनेक्ट होगा, उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी और क्या क्या चीज़ इसकी साथ में मिलान कर रही है, कोई फुटप्रिंट इसका कर रहा है, या इसका कोई मौके पे किसी चीज़ में फंस के धागा तो नहीं रह गया कमीज़ का जो इसके साथ मिल रहा है, या इसके जो पैरों पे जो मिट्टी क्राइम सीन पे लगी है, इसके शूज़ से जब वो टेस्ट किया गया मिट्टी का भी टेस्ट हो जाता है, और पर्टिकुलर जगह की मिट्टी का सेक्शन हमेशा फॉर्मेशन डिफरेंट होती है, तो उससे पता चल जाता है भी क्या ये बंदा उस यहाँ पे मौके पर गया था कि नहीं गया। ये ऐसी चीज़ें हैं। तो ये सारी प्रिलिमिनरी चीज़ें जो ना बताना ज़रूरी इसलिए है, और क्योंकि हर ब्रांच का अपनी अहमियत है। इसमें बैलिस्टिक आती है जिसमें फायर आर्म्स की डिटेक्शन होती है, गोली मौके पे चली, कितने क्लोज रेंज से चली या दूर से चली, किस डायरेक्शन से चली और किस टाइप की गोली थी, किस वेपन से चली होगी। फिर वेपन को डाउटफुल मिल जाता है, उससे टेस्ट फायर करके उसके जो मार्क्स आते हैं वो सब बताए जाते हैं। ऐसे सारी लाइनें हैं। नहीं सर कि मान लिया जाए कि किसी ने गोली चलाई है, हाँ जी,
किस बंदूक से चलाई है ये भी आप लोग पता कर लेते हाँ हैं? जी, ऐसा है कि जब डाउट होता है, जब मौके पे जो ज़्यादा ऑटोमेटिक वेपन जिनकी जब फायर होता है तो उसकी जो परकशन कैप्स होती हैं पीछे से वो नीचे गिर जाती है ऑटोमेटिकली, जो खाली खोल जिसको बोल देते हैं उसके ऊपर छर्रा। हाँ, जो उसका खोल होता है, बार का कवर होता है, हाँ, कवर, हाँ जी, ज़्यादा बड़े में ब्रास का होता है वो, ब्रास जी। तो जब वो बैरल में चलता है तो इट्स बेसिक प्रिंसिपल कि जब आप स्ट्राइक करते हो तो उसके ऊपर जो फायर पिन है वो स्ट्राइक करती है तो उसमें जो बारूद होता है उसमें चिंगारी पैदा होती है, उसको चिंगारी से वो बारूद जलता है और प्रेशर बनता है, प्रेशर से वो अंदर से बुलेट निकलती है, वो बैरल के बीच में जाती है, बैरल में इतना डिस्टेंस रखा गया उस साइज की पड़ती है बुलेट पर्टिकुलर वेपन में, वो स्पाइरल मूवमेंट में उसमें घूमेगी, उसमें बैरल मार्क होते हैं अंदर, जब वो घूमती है तो अंदर के मार्क जो उसके ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि मोशन में होगी तभी वो आगे मोशन से आगे जाके पैराबोलिक मूवमेंट से ऐसे, बुलेट कभी सीधी नहीं जाती, बुलेट हमेशा थोड़ी सी बेंड होकर नीचे को जाती है, ठीक है। वो जब उसके मार्क है ना खोल मिलेगा तो जिन पे डाउट है वो वेपन पे भी कोई डाउटफुल मिलते हैं उनमें टेस्ट फायर किए जाते हैं, फिर वो जो खाली खोल उनका स्टीरियो माइक्रोस्कोप के नीचे वो कंपैरिजन होता है, तो जो मार्क उस वेपन में जब भी आप फायर करोगे उसके मार्क वो सेम मिलेंगे आपको, बुलेट के खोल के ऊपर उसकी बैक के फायर पिन जो मार्क होता है वो उससे ये होता है, ये कनेक्ट होता है, इससे फायर हुआ है, और जब एक बार कनेक्ट हो जाए वेपन तो वेपन किसके नाम है, कहाँ पे था, वो उस पर आगे जो लड़ी है ना बन जाती है क्राइम डिटेक्शन की, तो इट इज़ वन ऑफ द ब्रांच। तो उसके साथ क्राइम में कई चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, थंब इम्प्रेशन मिल गया और चीज़ें मिल गई, हर चीज़ का वो पता चल जाता है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें आपने बताई सर, परंतु मैंने सुना है कि किसी के पैर के निशान से जो फॉरेंसिक वैज्ञानिक होते हैं वो उसकी कद, काठी और उम्र का अंदाजा लगा लेते हैं। बिल्कुल ऐसा है कि पैर का निशान जब आता है तो प्रेशर वहाँ पे पड़ता है, ज़मीन कच्ची जहाँ पे है वहाँ पे खास करके जो फुटप्रिंट मिलते हैं ना जी, उसके ऊपर वो जो फुटप्रिंट लेते हैं उसमें डेप्थ है, चाहे वो आधा इंच है या कुछ सेंटीमीटर है या कुछ है, वो नाप के उससे स्ट्रेचर कैलकुलेट किया जाता है। जैसे फोटोग्राफ बना लेते हैं, कोई बंदे ने देखा वो स्केच बनाने वाले इन्वेस्टिगेशन में, उससे फीचर पूछ के कैसा था आदमी, उसकी नाक मोटी थी, ऐसा था, फिर वो रफली बताते हैं ऐसे ऐसे करके, तो वो एक फिगर ड्राउट कर लेते हैं, एक प्रोबेबल फिगर बन जाती है। ऐसे ही से एक प्रोबेबिलिटी फोरेंसिक साइंस देखिए ये है, इट हेल्प्स द लॉ टू रीच टू जस्ट कंक्लूजन, राइट, इट हेल्प्स द लॉ इन द प्रोसेस ऑफ सिस्टम, बट ये नहीं है कि हर चीज़ वो है, एक इंडिकेशन से ही आप कई जगह पहुंच जाते हो। तो जब वो डिटेक्ट होगा तो उससे हाइट कैलकुलेट हो जाती है, आदमी की जो वेट स्ट्रेचर हो जाता है, ये छोटे कद का है या लंबे कद का, इसका वेट कम था या ज़्यादा था, वो सारी कैलकुलेशंस हैं उससे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं क्राइम सीन से हेल्प करती हैं। तो हमारा जो बेसिक, मैं जो बोल रहा था डॉक्यूमेंट से मैंने बात शुरू की थी, जी। तो डॉक्यूमेंट का बात मैं ज़्यादा इसलिए कर रहा हूँ कि मैं रोज़ वो करता भी हूँ देखने का डिटेक्शन का, बिकॉज फोर्जरी इतनी कॉमन हो गई है, डिनाइल इतना कॉमन हो गया, आप मेरे साथ एग्रीमेंट करते हो अगले दिन मुकर जाते हो, मैंने तो ये कभी किया ही नहीं। अब उसका क्या साधन है, आप केस करोगे उसमें आपको साबित करना पड़ेगा ये दस्तखत आपके नहीं है, ठीक है ना जी, तो दूसरे को ये साबित करना पड़ेगा दस्तखत इसी के हैं, हाउ कैसे करोगे। यार थोड़ा सा क्षमा चाहता हूँ सर, थोड़ा सा मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहूँ कि एक जंगल में शिकारी आते हैं, शिकारी आते हैं तो वो हाथी दांत के शिकारी होते हैं, हाथी भी भागता है और साथ में भैंस भी भागता है, भैंसा जिसे बफेलो बोलते हैं, तो भैंसा भी भागता है और हाथी भी भागता है। हाथी थोड़ी दूर जाकर के कहता है कि यार भाई तू क्यों भाग रहा है, ये तो हाथी दांत के शिकारी है। कहता है अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे 20 साल ये साबित करने में लग जाएगा कि मैं भैंस नहीं, मैं हाथी नहीं, मैं भैंस हूं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, तो बिल्कुल ठीक कहा। तो वही बात है कि साबित करना, और जिसमें मान लीजिए कि किसी ने अपना मतलब कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है और ये प्रूफ करना है कि भाई साहब ये साइन मेरा है या नहीं है, वहां काम करते कि फॉरेंसिक विज्ञान। जी सर बिल्कुल ऐसे ही थंब इम्प्रेशन है, थंब इम्प्रेशन भी डॉक्यूमेंट्स पे कई लगाते हैं कि इलिटरेट लोग हैं दस्तखत नहीं कर सकते, वो थंब भी है, तो हर चीज़ की इंपॉर्टेंस है। और मैं तो ये कहूँगा कि
जो कैरियर के लिए भी जो बच्चे हैं, अकेले कैरियर डॉक्टर बनना नहीं है, इंजीनियर बनना नहीं है, या दूसरे वकील बनना नहीं है, ठीक है, और कोई बिजनेसमैन या कोई कैरियर, एक ये भी एक कैरियर है जिसके बारे में अभी तक लोग सिर्फ नाम सुन रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। अब देखो गवर्नमेंट ने पोस्टें बहुत निकाली फोरेंसिक में, बिकॉज जब हर हेडक्वार्टर पे आपने फोरेंसिक मोबाइल भी बना दी और भी जरूरी है, तो उसमें लोग भी चाहिए होंगे, स्टाफ भी चाहिए, ठीक है ना जी। तो फोरेंसिक बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपका माइंड शार्प होता है और आप बड़ी एक ऐसा खास प्रोसेस है जिसमें लोगों की मदद तो करते ही हों, तो आप कानून की मदद भी करते हो। सर जैसे आपने बताया कि पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला से, यानी पंजाब में आपने पंजाबी यूनिवर्सिटी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से आपने इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन किया। हाँ जी। तो क्या भारत में और भी कुछ कॉलेजेस हैं जो फोरेंसिक वैज्ञानिक? हाँ जी, ऐसा है कि जब मैंने किया था तो ये फर्स्ट यूनिवर्सिटी थी नॉर्दर्न इंडिया में, सारी में, उत्तर भारत, जिन्होंने उत्तर भारत में सबसे पहले इन्होंने ये एमएससी फोरेंसिक साइंस शुरू की थी। पूरे भारत में या नॉर्दर्न इंडिया में? नॉर्दर्न इंडिया में। भारत में एक ही जगह और थी, ये सेकंड थी इंडिया में, ठीक है, इंडिया में सेकंड थी, राइट। नॉर्दर्न इंडिया में, उत्तर भारत में पहली थी। पहली सागर यूनिवर्सिटी एक महाराष्ट्र में थी जिसने शुरू किया था, पायनियर जो हैं इंडिया में। उसके बाद तो अब बहुत कोर्सेज, अब नज़दीकी यूनिवर्सिटियाँ ही ले लें, लवली यूनिवर्सिटी ले लो, कोई भी पास की यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उन्होंने भी फोरेंसिक साइंस में कोर्सेज शुरू कर दिए हैं और बच्चे अब इसे अपना भी रहे हैं। हाँ, अपना रहे हैं और बड़े चैलेंजिंग कैरियर है। हाँ। आप इसमें प्राइवेट फील्ड में भी आ सकते हो, सरकारी नौकरियां भी कर सकते हो। सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्रीज, स्टेट, हर स्टेट की फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्रीज हैं जहाँ पे बड़ी लुक्रेटिव पोस्ट हैं, ठीक है। वहाँ पे साइंटिस्ट की ज़रूरत है। आपका कैरियर साइंटिफिक ऑफिसर से शुरू करके आप डायरेक्टर ऑफ द लेबॉर्ट्री भी बन सकते हो, कल को रिटायर है, फिर रिटायर होके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको एक्सपीरियंस है, आप पहले भी प्राइवेट प्रैक्टिस में आ सकते हो। हर जगह हर फील्ड में ज़रूरत है। और ये इतना सब्जेक्ट एक तो इंटरेस्टिंग एक बात है, पर लोगों के लिए बहुत अहमियत रखता है। इससे लोगों को बहुत मदद मिलती है। कई लोगों को इसका नॉलेज नहीं है। अब देखो डॉक्यूमेंट लोग लिखते हैं, मैं सबसे यही निवेदन करूंगा, जो मैंने आज तक डिटेक्शन करके भी कई फोर्जरीज को या लोगों को डिनाइल करके भी ये देखा है कि रोज दिनचर्या में हम कई एग्रीमेंट लिखते हैं, घर में बैठ के कोई रेंट नोट लिखते हैं, किसी के साथ करते हैं, लोगों के मन में क्या है ये कुछ पता नहीं होता। सिग्नेचर्स के बारे में क्या है कि आदमी चाहे तो बदल सकता है, हालांकि डिटेक्ट हो जाएगा, है तो प्रॉब्लम वाली बात है ना बाद में। अगर थंब इम्प्रेशन साथ में लगाया जाए, जब लेन देन करना होता, पढ़ा लिखा बंदा भी ये नहीं कहता कि जी यार मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मैं अंगूठा क्यों लगाऊं जी, दिस इज नो जस्टिफिकेशन। जहाँ पे जरूरी है आप रजिस्ट्री कराने जाते लगाते नहीं, अगर सरकार के लोग कहते हैं कि यहाँ लगाओ, मैंडेटरी है, जरूरी है, तो लगवाओ, ताकि कल को आपको प्रॉब्लम ना हो कि मुकरने की जगह ना रह जाए। अगर वो दस्तखत तो मुकर सकता है, उसमें भी पता चल जाएगा, पर टाइम प्रोसेस लगेगा। अंगूठे में मुकरेगा, साथ में साबित हो जाएगा अभी अंगूठा इसका है कि नहीं, उसमें मोल को निकलने की जगह नहीं रहेगी। वेरिएशन दस्तखतों में कई लोग ले लेते हैं वेरिएशन, कि इसमें वेरिएशन ये देखो जी ये फोर्जरी है, वो है, नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर। साथ में कोई भी डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करना मैंडेटरी करो। बैंक में देख लो, बैंक में सिग्नेचर वो एक्सपर्ट नहीं है उनके पास, वो सिर्फ एक स्पेसिमेन कार्ड पे आपके नमूना हस्ताक्षर करवा लेते हैं। आप चेक भी काट रहे हो, ऐसे जनरली देख के कर देते हैं। अब जो आदमी किसी की प्रैक्टिस करके थोड़ा सा आउटर चीज़ें कर ले, सम टाइम उनको भी ना पता चलेगा। मैं तो ये कहूँगा, ये निवेदन करूँगा सरकार से कि बैंकों में भी जो अपॉइंटमेंट करते हैं प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की, बैंक में ये थोड़ा खसूसली इसीलिए रखने हैं, कोई बर्डन पड़ेगा बैंक के ऊपर। ऐसे बंदे रखे जाएं जो क्वालिफाइड है इसमें, और उसमें प्रोबेशनरी ऑफिसर साथ में बैंक का और भी काम कर रहे हैं। इन केस ऑफ सच प्रॉब्लम, या जहाँ पे सिग्नेचर मिलान करना या अंगूठा देखना, वो लोग देख के तभी क्लियर कर दें टेलर के पास बैठे या जो कैशियर के पास कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन गो हेड विद इट। अगर कोई प्रॉब्लम है उसको रोक लिया जाए। तो कई प्रॉब्लम जो है कोर्ट का टाइम भी बर्बाद ना हो। कल को होता है कि इतनी इतनी चीज़ों के लिए लोग कोर्ट्स में जा रहे हैं, तो पहले ही भी डिसाइड हो सकती हैं अगर प्रिकॉशनरी मेयर ली जाए। तो मैं कहता हूँ ये इंपॉर्टेंस है कि चीज़ें हैं, तो सोचना चाहिए इसके बारे में। मतलब मान सम्मान तो पूरा है, हाँ जी, और पैसा खुला है, आप जितना चाहेंगे कमा सकते हैं। पर मैं एक इसमें
निवेदन करूंगा जी, कि आपको ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, आपको बहुत ज़्यादा इसमें ल्योर किया जाएगा, लालच दिए जाएंगे। कोई काम ऐसा है जिसको काम है वो तो कहेगा जी किसी कीमत पे कर दो जी, पर ये काम ऐसा है, देखिए परमात्मा को साक्षी मान के हम किसी की जो उसको दुख है उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम किसी का दुख तो दूर करें, उसकी हेल्प करें, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करें, पर एट दूसरी टाइम पे भी कोई आदमी है, वो भी इंसान है जी। ऐसा काम ना गलत कर दें जिससे दूसरे आदमी को कोई नुकसान हो या वो उसको फील हो। तो एक तरफ हम ऑनेस्टी से सही काम करें तो जो उसको भी पता मैंने काम गलत किया दूसरे बंदे को जी। तो अगर काम हो जाएगा तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप गलत करके किसी गलती से किसी का काम हो गया तो दूसरा आदमी आपको कभी माफ नहीं करेगा। वो कहेगा भाई इस बंदे ने करके मेरा जो जेन्युइन काम है सारा खराब किया है। तो क्या है उसमें ऑनेस्टी रखिए, काम की कोई कमी नहीं है, ठीक है ना जी। आपकी बुद्धिमत्ता क्या है, आप कितना मेहनत करते हो उस पर निर्भर है। स्काई इज द लिमिट, काम करो जितना मर्जी करो और जब तक मर्जी करो। क्या बात है। सर ये तो बहुत अद्भुत सफर रहा आपका। तो मैं जानना चाहूंगा और हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि अब तक कितने साल हो गए आपको फॉरेंसिक विज्ञान में काम करते हुए, फॉरेंसिक साइंस में काम करते हुए एज एक्सपर्ट। क्या आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा अनमोल या ऐसा यादगार कोई केस है जिसे सॉल्व करके आपको खूब मज़ा आया हो या उसमें अपना ओपिनियन दे करके आपको खूब मज़ा आया हो और वो आपके लिए यादगार बन गया और चैलेंजिंग भी हो? ऐसे बहुत हैं, कुछ एक आध सुना दें। उसमें एक आधा मैं होशियारपुर का केस था एक। जी। उसमें क्या था कि और मैं अपने प्रोफेशन के अर्ली डेज में था जी। मेरे को 2-4 साल ही हुए थे अभी काम करते। तो थोड़े से शुरू से ये इच्छा थी कि पूरा मन लगा के काम किया जाए और पूरा जितना मेरी बुद्धि है उसके मुताबिक किया जाए। तो एक यहाँ पे केस हुआ कि उसमें क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट तक केस चला 2 पार्टियों का इजेक्टमेंट का। सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली जो लैंडलॉर्ड थे उसके हक में केस हो गया कि जो इसने खाली करना है उसको ऑर्डर हो गए। अब ऑर्डर हो गए फाइनली, तो उसके बाद कुछ चारा नहीं था। तो कोई उसके कुछ दिन बाद ही उस बंदे ने एक दावा कर दिया कि जी इन्होंने नया नेट नोट मेरे को किराया बढ़ा के रेंट नोट नया लिख दिया है और अब ये मेरे को धक्के से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसने दावा कर दिया, स्टे मांगा कि मेरे को इनको रोका जाए, मेरे को दुकान से ना निकाली जाए। ठीक है ना, राइट सर। तो दस्तखत जो हैं वो उन्होंने मिलवा लिए किसी एक्सपर्ट से और उन्होंने रिपोर्ट दे दी, ये मिलते हैं। अब मैं देखूं भाई दस्तखत तो अब जो रिप्यूटेड एक्सपर्ट थे वो उन्होंने दिया, मैंने कहा ये गलती भी नहीं करते, क्या हुआ ये। तो देखते देखते मैं दवा छिड़का, मैं देख रहा हूँ कि जो उन्होंने माने हुए दस्तखत एक इंपॉर्टेंस होती है जिनसे हमने कंपैरिजन करके अपना ओपिनियन देना है जी, उनकी ऑथेंटिसिटी बहुत चाहिए जी, कि जो 100% हम ये कह सकते हैं कि ये उनके माने हुए दस्तखत है जी। और ये जाली हैं। हाँ। वो माने हुए दस्तखत ही अगर हम गलत लेंगे तो ओपिनियन ठीक नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तो मैं देखूं कि इनके इतने डॉक्यूमेंट की लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट तक चली और उसमें डॉक्यूमेंट इतने इतने और बढ़िया जो ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट हैं उनको इग्नोर करके इन्होंने जो मिसलेनियस एप्लीकेशंस हैं जिसके ऊपर जो है दस्तखत जनरली वकील करके पार्टी के दस्तखतों के बगैर वो दे देते हैं और उसके ऑर्डर इंटरिम ऑर्डर हो जाते हैं तो करते हैं। सिर्फ उन्होंने वही चूज़ किए, रिकॉर्ड रूम में भी फाइलें पड़ी थी, वो कॉलम खाली पड़े होते हैं, जिस बंदे ने वो फोर्ज किए, ठीक है ना जी, उसी बंदे ने वहाँ मैनेज किया, दस्तखत वहाँ कर दिए। अब जो दस्तखत फोर्ज कर रहा है वही दस्तखत उन डॉक्यूमेंट पे कर रहा है, जब मिलान होगा तो रिपोर्ट क्या आएगी, यही आएगी एक ही बंदे ने लिखे हैं। उसमें क्या हुआ कि जो माने हुए दस्तखत है, जो एडमिटेड या स्टैंडर्ड दस्तखत हैं, वो प्रॉपर ही नहीं थे। जब उन्हें प्रॉपर दस्तखत लेके उनसे कंपैरिजन किया वो उसके नज़दीक भी नहीं थे, टोटल फोर्ज थे। तो मैं इसलिए जिक्र करूंगा कि जज साहब तब उन्होंने जजमेंट में भी लिखा था, मिस्टर सूद हु इज न्यू टू दिस प्रोफेशन बट ही हैज गिवन ए वेरी ऑथेंटिकेटेड लॉजिकल साइंटिफिक ओपिनियन विच अपील्स टू द माइंड। हाँ जी, उस पर 55 जो पेजेस थे सिर्फ हैंड राइटिंग साइंस के आइडेंटिफिकेशन के लॉ पे लिखे थे, उन्होंने उसको इतना अप्रिशिएट किया था। तो ऐसी चीज़ें जो किसी चीज़ में आप अंदर जाके पूरी देख की कोशिश करो, आपको कोई ना कोई सुराग मिल ही जाता है। तो इस तरीके से वो केस जो है वो हल हो सका। तो ऐसे बड़े केस हैं, बड़े केसों में है। अब एक पासपोर्ट का केस था जी, पासपोर्ट में
अब पासपोर्ट ऑफिसर उन्होंने डिनाई कर दिया जी मैं पासपोर्ट इश्यू नहीं किए। तो टेररिज्म का टाइम चल रहा था, कुछ ऐसे बंदों के थे, शोर मच गया, तो उन्होंने ऑफिस के कुछ बंदे पकड़ लिए। अभी इन्होंने फोर्स करके जो है ये पासपोर्ट ऑफिसर के जलंधर का था वो उसमें कर दिए इन्होंने, बना दिए पासपोर्ट। तो अब मेरे को डिफेंस वालों ने बुलाया, वो प्रोसिक्यूशन की तरफ से सरकारी लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट आ गई भी ये दस्तखत मिलते नहीं हैं। वो हुआ क्या कि जब उन्होंने दस्तखत लिए तो पासपोर्ट ऑफिसर आप देखिए सुबह से शाम तक कम से कम 100 200 500 दस्तखत करते होंगे रोज, काम ही ये है, पासपोर्ट इशू हो रहे हैं जी, ठीक है ना जी। एक भी ऐसा दस्तखत उन्होंने कंपैरिजन के लिए नहीं लिया, ना भेजा, डिस्पाइट ऑफ फॉर्मों पे कई जगह दस्तखत हैं। अब कौन से दस्तखत जा रहे हैं कंपैरिजन के लिए कि पासपोर्ट ऑफिसर साहब पुलिस के पास से पैसिमल सिग्नेचर दे रहे हैं फॉर कंपैरिजन पर्पसेज, व्हेन ही नोज कि ये कंपैरिजन के लिए जाने हैं। उसमें वेरिएशन डिस्गाइज में बात कर रहा था, आदमी कर सकता है जी। हुआ क्या कि वो रिटायर हो गए इस दौरान जी, केस वो चल पड़ा। अब 5-6 साल निकल गए, माइंड फ्री हो गया, पेंशन ले रहे थे, आराम से बैठे थे, उनकी गवाही निकल आई, उनको समन कर लिया गया, समन हो गए कोर्ट में आके गवाही दे। तब भूल गए कि मैंने तो पहले दस्तखत बदल के किए हुए हैं, जो नॉर्मल टूर में करते हैं अपने गवाही के नीचे सारे दस्तखत वो कर गए जी। हमने वो उनका एडमिटेड सिग्नेचर उठाया, प्रेजेंट भी और पिछले पासपोर्टों के उठाए, ये आपस में मिलते हैं क्योंकि यही दस्तखत इनके थे, और जो लेज हुए हैं पासपोर्ट ये फोर्ज किए हैं उनके साथ भी मिल रहे हैं, और जो स्पेसिमेन हो इसलिए नहीं मिल रहे क्योंकि बदले हुए हैं। राइट, समझ गए। अब ये एक ये आपको ये चीज तक पहुंचना होता है डिटेक्शन में। जब प्रॉपर तरीके से आपको करोगे यू कैन आंसर एनी क्वेरी एंड यू कैन गिव राइट ओपिनियन, उसमें लोगों का भला हो जाए। जो इनोसेंट बंदे को फंस रहे हैं बेचारे वो निकल जाएंगे। बिल्कुल सही। बुजुर्गों ने हमें सिखाया हाँ कि अगर आप झूठ बोलते हो हाँ तो आपको याद रखना पड़ेगा, और अगर आप सच बोलते हो तो आपको सत्य पर खड़े रहना पड़ेगा। यानी सत्य बोलने वाला इंसान, सच बोलने वाला इंसान कभी परेशान नहीं हो सकता। अब इस केस में जैसा कि हमें सू साहब ने सुनाया कि साइन करके उन्होंने भेज दिया स्पेसिमन साइन को कि भाई साहब इसे चेक कर लीजिए, मिला लीजिए ये साइन हमारा है कि नहीं है, और रिटायर हो गए। 5-6 साल 7 साल लग गए, और जब समन जारी हुआ, गवाही हुई, तो भूल गए कि भाई साहब साइन किया क्या था। और यहाँ देखिए, यहाँ एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। यानी आप कितने चालाक हो ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आपकी चालाकी कहीं ना कहीं जरूर पकड़ी जाएगी। इसलिए चालाकी नहीं, जिंदगी सरलता के साथ जिए और अभिमान के साथ और ईमानदारी के साथ जिए। सर मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जैसे आपने ये सिविल के केसेस बताए, साइन के, हस्ताक्षर के, क्या क्राइम के किसी केस में भी आपने काम किया, कभी बड़े इंटरेस्ट के साथ कातिल तक पहुँचे हो आप? ऐसा है कि जो फोरेंसिक साइंस की प्राइवेट प्रैक्टिस है जी, उसमें जो इन्वेस्टिगेशन है, जो दूसरी क्राइम की दूसरी इन्वेस्टिगेशन, और पुलिस वो अपने तरीके से करती है, उनकी अपने प्रोविजंस हैं, उनकी लेबॉर्ट्रीज हैं, वो वहाँ से सारा कुछ रिपोर्ट लेते हैं। जो कमर्शियल वर्क है, जो लोगों को जरूरत पड़ती है, वो ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स के बारे में पड़ती है। राइट, ठीक है ना। दो वी हैव नॉलेज, हमारे को सारी नॉलेज है सब्जेक्ट में, को हमारे को यहाँ एक्सपर्ट्स भी आते हैं दूसरी तरफ से, उनको क्रॉस एग्जामिनेशन करने के भी डिफरेंट फील्ड्स के लिए एंगेज किया जाता है। अगर कोई बैलिस्टिक एक्सपर्ट आ गया, कोई बायोलॉजी एंड सीरोलॉजी एक्सपर्ट आ गया, कोई और किसी चीज़ का एक्सपर्ट आ गया, तो उसमें हम वो करते हैं ड्यू टू आवर नॉलेज। पर क्योंकि पुलिस एजेंसी या प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी का बहुत ज़्यादा अभी प्रचलन यहाँ पे नहीं है, तो इस करके उसके लिए एक इन्वेस्टिगेशन आपने करना है तो सारे इक्विपमेंट लेने के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट काफ़ी है। अगर वो वर्क ही अवेलेबल नहीं है फील्ड में, इसलिए हम लोग वो नहीं करते। बहुत सुंदर। हाँ। पर कई बार पुलिस के जो बड़े अधिकारी होते हैं, हाँ जी, हाँ जी। लाइक जैसे यूपीएससी का एग्जाम देना हाँ जी। किसी के लिए भी आसान है। हाँ कोई जी। भी पोस्ट ग्रेजुएट है, चाहे वो मेडिकल सेक्टर में है, इंजीनियरिंग सेक्टर में है, या वो लॉ के में है ना, या फिर वो आर्ट्स में है बच्चा किसी भी चीज़ में, तो वो यूपीएससी एग्जाम क्रैक करता है। कोई आईएएस बनता है, कोई आईपीएस बनता है, कोई आरएस बनता है, कोई आईएफएस बनता है, आईपीएस अधिकारी, मान लीजिए कई बार इंजीनियर बन जाते हैं, कई बार मेडिकल सेक्टर के लोग बन जाते हैं, या आर्ट्स के बच्चे बन जाते हैं। तो वो तो कहीं ना कहीं ये जो मान लीजिए फॉरेंसिक का जो काम है, ऐसे कामों में तो फंसते होंगे। तो ऐसे अधिकारी तो आपको
वर्बली भी सहायता के लिए बुलाते होंगे। हाँ, Calling वो पे हमें बुलाते हैं। अब जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है, अब मेरे से बहुत बार पुलिस ऑफिशियल दे सीक माय ओपिनियन जी। वो कोई डॉक्यूमेंट होते हैं मेरे पास बता प्रॉपर चैनल से भेजते हैं और उनसे मेरा ओपिनियन सीख करते हैं, रिटर्न ओपिनियन भी लेते हैं और कई बार पुलिस की तरफ से मुझे एज ए एविडेंस के लिए भी वो मुझे बुलाते हैं और मैं पुलिस की तरफ से भी जाता हूँ। पर क्योंकि ज़्यादा एजेंसी उनकी अपनी गवर्नमेंट के अपने है तो वहाँ से लेते हैं, तो कई बार एमरजेंसी में उनको इमीडिएटली ओपिनियन चाहिए होता है टू डिसाइड एंड गो फर्दर फॉर द इन्वेस्टिगेशन। क्योंकि गवर्नमेंट का प्रोसीजर अभी तक ये है कि वहाँ पे रश ज़्यादा होने करके वहाँ पे आज वो सीख करते जो ओपिनियन बहुत जल्दी करेंगे तो महीना लग जाता है, ये तो 6-6 महीने भी लगते हैं केसेस में। बहुत जल्दी करेंगे। हाँ, तो प्राइवेट एक्सपर्ट्स हैं जिनसे पुलिस वालों का फेथ है भी, दे गिव प्रॉपर ओपिनियंस, करेक्ट ओपिनियन, दे सीक ओपिनियन फ्रॉम दोज ऑल्सो, जो सही और ईमानदार है। वहाँ से लेते हैं ओपिनियन और यूज़ भी करते हैं उसके ऊपर। अब पता नहीं कितने केसों में मेरी रिपोर्ट्स के ऊपर भी केसेस बने हैं, बड़ी जगह मैं जा चुका हूँ, बड़े किए हैं। क्योंकि मुझे अबाउट 45th ईयर में हूँ मैं प्रोफेशन में, 45 साल हो गए मेरे को इस प्रोफेशन में, तो आज 45 साल का अनुभव सर। हाँ, और आज भी बड़े सादगी भरे जीवन शैली आपकी है। मैंने पीछे कैंप में देखा, वही स्वेटर वही शर्ट और पहने हुए चले आए। आज भी आप मतलब आम जिंदगी व्यतीत करना चाहते हैं। जिंदगी को कैसे देखते हैं? आज के युवा जो हैं बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहना चाहते हैं, आजकल लोग सोशल मीडिया पे ट्रेंड करना चाहते हैं। क्या कुछ संदेश उनको देना चाहेंगे? कई बार घर के बजट नहीं होते हैं, महंगे कपड़ों में, लग्जरी लाइफ में सब कुछ उड़ाते हैं। क्या कुछ संदेश आज के युवाओं को आपका रहेगा सर, अपने अनुभव से? मेरी तरफ से तो एक ही संदेश है, सादगी और सादा जीवन। जैसे पुराने टाइम में भी होता था, बुजुर्ग भी कहा करते थे, आज भी सादा जीवन रख के देखिए, अपनी ज़रूरतों को कम करके और जितना कोई ज़रूरत है उसको वहाँ तक ही लिमिट करके देखिए और मेहनत करिए। जहाँ पे भी जो भी काम कर रहे हो आप, उसमें आपको और ही किस्म का आनंद आएगा। कोई किसी का अगर कोई काम कर सकता, अच्छा काम कर रहा है, उसने क्या पहना हुआ है, वो कैसे आया, कौन सी गाड़ी से उतरा है, इस चीज़ को लोग अभी भी नहीं देखते। आदमी की लायकियत को देखते हैं। मैं तो कहता हूँ जहाँ भी आप पहचाने जाओ, अपने कर्मों से पहचाने जाओ, अपनी लायकियत से पहचाने जाओ, अपने जो भी आप प्रोफेशन कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी हो, उससे पहचाने जाओ। और इसी में है आजकल के जो युवा हैं, वो जो वेस्टर्न कल्चर है उसको अप्रोच करके वो करने के लिए, वो पुराने दिन, कोई भी ऐसा दिन कभी नहीं था, आज भी करते हैं कई लोग, कि आप अपने आप को दिखावा करके कुछ करने की कोशिश करो। अल्टीमेटली तो काम वही कर पाएगा जिसको कुछ उस काम के बारे में पता होगा, वही तरीके से कर पाएगा और वही काम आगे चलेगा। तो मेरे तो जो युवा पीढ़ी जो है उनके लिए यही है कि पहले तो मैंने क्या उठा हूँ कि एक इतने ये जो नॉन प्रोफेशन है, जो पढ़ के निकलता है वो कहता है मैं ये बन जाऊँ, ये बन जाऊँ, ये भी एक प्रोफेशन है, अच्छा प्रोफेशन है। अगर ऑनेस्टी के साथ किया जाए, अच्छे तरीके से मेहनत से किया जाए, इसमें भी आए और अपने जीवन को सादा रख के और काम करें। देखो, स्काई इज द लिमिट, ठीक है ना जी। आप दूसरी चीज़ों को खुद ही भूल जाओगे कि मुझे आज ये कपड़े पहन के जाने हैं या मुझे इस गाड़ी का इस्तेमाल करना है, जो भी आजकल के बच्चे सोचते हैं, ठीक है। तो अपने आप ये सब तरफ जो ध्यान है दूसरी चीज़ों के पास हट जाएगा। लगता है सर आज ये 45 वर्ष का आपका अनुभव रहा समाज का। आज अगर आपको मौका मिले समाज में किसी 2 चीज़ों को बदलने का, तो कौन सी 2 कुरीतियाँ हैं जिन्हें आप बदलने का प्रयास करेंगे? मैं बजरंग जी पहले कह के ही उठा हूँ सबसे पहले कि मैं चाहता हूँ जो आज के युवा हैं, हमारे जो नेशन है, कहते हैं ना जो यंगस्टर्स हैं वो नेशन बिल्ड करते हैं, वो नेशन बिल्ड होने में कमी आ रही है। बच्चे जो हैं अगर सही तरीके से, जो प्रॉपर एजुकेशन है, जो हमारे टीचर भी सिखाते हैं और पेरेंट्स भी सिखाते हैं, उनको फॉलो करें, किसी के पीछे मत लगें और अपनी पर्सनैलिटी देखो खुद ब खुद कैसे उभर के सामने आएगी और आप एक सोसाइटी में एक एसेट साबित होगे, आप एसेट बनोगे। आप देखो सामाजिक कार्य भी करने चाहिए, जैसे आप बता रहे थे, मैं जुड़ा हूँ सामाजिक के साथ, सुबह सुबह भी देखता हूँ
और सनातन धर्म सभा में भी एक्टिव रोल प्ले करता हूँ, और भी कई चीज़ों से मैं जुड़ा हूँ। जितना मैं अपने बिजी शेड्यूल में से, प्रोफेशन में से टाइम निकाल के कर सकूँ। देखिए, ये हमने जीवन पाया है, इस संसार में आए हैं, हमारा भी कोई दायित्व, भी कोई फ़र्ज है, हम सोसाइटी को दें कुछ। अगर प्रोफेशन के थ्रू दे रहे हैं, मैंने प्रोफेशन में, अब तो मैं तो इतना कह ही सकता हूँ, वकील जो यहाँ पे काम करते हैं पंजाब में या हिमाचल, जहाँ मैं जाता हूँ, वो बता देंगे कि मेरी वर्किंग कैसी है। किसी गरीब को ज़रूरत मेरी सर्विस की पड़ रही, मैंने कभी उससे पैसे नहीं लिए। कोई कहता है कि वो इतने दे सकता, मैं उसको मना करता हूँ, नहीं दे सकता, नहीं जी इतना मैं दे सकता हूँ, इतने ले लो, बाकी कोई बात नहीं। वकील साहब रिकमेंड कर दें कि ये गरीब है, मैं उनसे भी नहीं लिए। ठीक है जी, मैं हमेशा ये सोच के चला हूँ लोगों को हमारी सर्विस की ज़रूरत है, पर इस करके ना कोई रह जाए कि वो मेरी फ़ीस नहीं दे सकता। और फीस का भी मैंने स्टैंडर्ड हिसाब से रखा, तभी मैंने पहले बोला ज़रूरतें कम हो, फीस लेने को। अब जैसे कहते हैं कि आदमी की जी आपका सब आपके पास आते हैं, तो फीस आदमी ज़्यादा भी ले सकता है, ठीक है ना जी। पर मैं ये सोच के लेता हूँ, कल को मैं अपने आप को उस पोजीशन में पहले डालता हूँ, कल को मेरे को काम पड़ जाए, मेरे को इतने पैसे देने पड़े, तो मेरे को कितनी तकलीफ़ होगी। तो उतना ही करो जितनी मेरी ज़रूरतें हैं। अगर मेरी ज़रूरतों से ज़्यादा पैसा आ जाएगा, मैं क्या करूँगा उसका। तो ये मेरी सोच है, और मैं कहता हूँ अगर कोई अडॉप्ट कर सके, करनी चाहिए। मैं नहीं कहता कि मैं ठीक हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर मेरी सोच है ऐसी, मुझे तो अच्छा ही लगा सारी उम्र ऐसे काम करके हर तरीके से। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये चीज़, इस सोच से सारे काम करें, तो थोड़ा समाज का भी कल्याण होगा, लोगों को मदद भी की जा सकी। जुड़ी इस चीज़ की मदद नहीं होती कि उठ के हम खड़े हो जाएं, या लंगर लगेगा इसमें इतनी कंट्रीब्यूशन, 4 घी के टीन मैं दे देता हूँ, आटे की बोरी मैं दे देता हूँ, यही अकेली कंट्रीब्यूशन नहीं है। लोगों को बहुत चीज़ की ज़रूरत है। मैं तो पर्यावरण पे भी कहता रहता हूँ कि जिस हमने वातावरण को खुद ही ख़राब किया है अपने ही कर्मों से, वृक्ष काट दिए, सफाई का ख्याल नहीं रखा, उसको आज वक्त आ गया है कि जो हम दान करते हैं उनमें दान करें, उनमें दान करके अपने पर्यावरण को अच्छा करें। क्योंकि हमको कल को हमारे बच्चे ही ठीक नहीं समझेंगे, हम उनको क्या देके जा रहे हैं विरासत में, कुछ भी नहीं। विरासत में उनको देके जा रहे हैं गंदगी, और सांस लेने में तकलीफ होगी किसी टाइम पे। तो आज अगर इस चीज़ में हम योगदान दें, तो हम उस चीज़ को भी खड़ा कर सकते हैं। एक चीज़ और बताइए सर, एडवोकेट अरविंद सूद जी अपना आइडल किसे मानकर चलते हैं, प्रेरणा स्रोत किसे मानते हैं? मैं हर उस आदमी को प्रेरणा स्रोत मानता हूँ जिस आदमी को मैं समझता हूँ इस तरीके से काम करता करता ऊपर आया है, और उसका जो आज भी लोगों के साथ मिलना जुलना और बातचीत में कोई फ़र्क नहीं है, उसी तरीके से सबको भाईचारे से वो ट्रीट करता है। जिसकी वो मदद कर सकता है उसकी मदद भी करता है, और हर तरीके से कोई आदमी ये नहीं कह सकता भी ये अब देखता नहीं है, ये काम नहीं करता है। तो इस तरीके का मैं प्रेरणा स्रोत, मेरे लिए सब इंसान प्रेरणा स्रोत है जो अच्छे तरीके से चल रहे हैं। बहुत खूब। और एक महान व्यक्ति की व्याख्यान में अगर सब महान हो तो वह व्यक्ति कितना महान है, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। शायद शब्दकोश में शब्द कम पड़े एडवोकेट अरविंद सूद जी के बारे में कहने को, परंतु लिखने को, कहने को और लिखने को, परंतु मैं सिर्फ इतना कह देना चाहता हूँ कि महान को लिख देने से कोई महान नहीं होता। महान की रचना करने के लिए बहुत तपना पड़ता है, आग में जलना पड़ता है। हजारों हथौड़े से महादेव गढ़े जाते हैं, तब जाकर कहीं मंदिर में पूजे जाते हैं। इस तरह से शिल्पकार रचना करते हैं एक अच्छे शिल्प की, एक अच्छे मूर्ति की, तब जाकर उसकी पूजा होती है। आज के इस फॉरेंसिक विज्ञान पर बनाए गए एपिसोड को आप कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं, क्या सोचते हैं, ये कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। और हाँ, अगर फॉरेंसिक विज्ञान से जुड़े आपके पास कुछ सवाल हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में सवाल कीजिए। हम इसका एपिसोड 2 भी लेकर आएंगे जिसमें आपके हर एक सवालों का जवाब देंगे एडवोकेट अरविंद सूद जी। अब हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।